वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस के यूनिट 5 को, यानी इकाई 5, जिसका नाम है गति एवं बल यानी स्पीड एंड फोर्स। अभी तक हमने यूनिट 1 से लेके 4 तक का यूनिट जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो है इस वाले यूनिट में गति और बल के बारे में पढ़ना है। अभी तक जैसे कि आप बचपन में पढ़ते रहे होंगे, ठीक है, क्लास 6, 7, 8 में तो ये काफ़ी रहता है। यहाँ पर बस आपको जो है अच्छे से उस चीज़ को फिर से समझ लेना है, ताकि जो है इससे जो भी कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फोर्स के बारे में, बल के बारे में। तो लगभग यहाँ पर हर कोई जो है बल के बारे में जानते होंगे, सभी को लगभग बल के बारे में पता होगा। तो बल क्या होती है? बल ऐसा भौतिक साधन है जिसके द्वारा वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अगर आपने किसी चीज़ पर मान लीजिए फोर्स अप्लाई कर दिया, सपोज़ आपको मान लीजिए कि आपको अपनी चेयर को खसकानी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो आपकी चेयर खसकेगी। ऐसे कोई आपके पास जादू तो है नहीं कि आपने उसको देखा और वो अपने आप हट गई अपनी जगह से। तो ऐसा नहीं होता, आपको तो उस पर बल अप्लाई करना ही पड़ेगा। और आप जैसे ही बल को लगाएंगे तो जो वस्तु होगी वो अपनी जगह से खसक जाएगी, यानी चेयर जो है वो अपनी जगह से हट जाएगी। तो इस तरह से क्या है, यह एक तरह का भौतिक साधन है, ठीक है, जिसके द्वारा वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि गति ही उत्पन्न हुई है तभी वह चीज़ क्या हो गई, आगे खसक गई है, ठीक है। तो अगला यहाँ पर दूसरी और परिभाषा है कि बल वह बाह्य कारक है। ये क्योंकि बाहर से अप्लाई होता है इसीलिए बाह्य कारक है, ठीक है, जो किसी वस्तु की विराम या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाती है। यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी कि विराम या फिर गति की अवस्था में, जैसे मान लीजिए आपकी चेयर जो थी अभी वो विराम की अवस्था में थी, लेकिन आपने अपनी चेयर को डिस्टर्ब कर दिया, उसको आपने हिला दिया और दूसरी जगह पर रख दिया, तो वो क्या हो गई, वो विरामावस्था से गतिमान अवस्था में हो गई। और अगर मान लीजिए कि आपकी चलती हुई कार है, उस कार को आपको रोकना है तो आप उस पर ब्रेक लगाएंगे, तो वो ब्रेक एक तरह का फोर्स है जिसकी वजह से वह कार क्या है, गतिमान अवस्था से विरामावस्था में आ गई। तो यह भी एक तरह का बल है और इस तरह से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बल अप्लाई हुआ है, ठीक है, फोर्स अप्लाई हुआ है। तो या फिर कह सकते हैं कि आप उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आपको किसी दीवार पर धक्का देना है, तो क्या आप किसी दीवार को धक्का दे सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप इतने बाहुबली तो होंगे नहीं कि किसी दीवार को धक्का दे दे। भले अगर वो दीवार कमज़ोर हो तब तो कह सकते हैं कि हाँ मैंने उस दीवार को गिरा दी, लेकिन अगर बहुत अच्छी मजबूत दीवार है तो उस दीवार को अगर आप धक्का देंगे तो वो दीवार जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपने उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो है वहाँ पर बल लगाया है। भले ही वह बल जो है वह शून्य हो गया हो, लेकिन आपने बल को लगाया है। तो इस तरह से बल की ये 2 परिभाषा है। कुछ और भी परिभाषाएं हैं बल की, देख लेते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि कर दे, वह परिवर्तन कर भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि दीवार वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि या तो आप कच्ची दीवार होगी तो गिरा भी सकते हैं, और अगर बहुत मोटी दीवार है तो आप उसको हिला भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगली परिभाषा है कि बल वह कारक है जो गतिमान वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है, या फिर बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि अगर कोई चीज़ आपकी सामने से आ रही है और उस पर आपने धक्का दे करके उसको पीछे वापस मोड़ दिया तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से वहाँ पर भी बल अप्लाई हो गया, ठीक है। और आखिरी आपका और भी पॉइंट है बल के लिए कि बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु के आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर सकता है, बल कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो भी वस्तु है उसकी आकृति आकार में आप परिवर्तन कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपने एक मान लीजिए
रोटी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, और आपने आटा जो है वो गूँथा है, तो आटे को आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको क्या करते हैं, उसको आप जब दबाते हैं तो उसकी जो आकृति है वो परिवर्तित हो सकती है, ठीक है, हो ही जाती है। तो आप इस तरह से जो है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर आप गीली मिट्टी को ले लीजिए, उसका आप किसी भी साइज़ में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो बल आप लगाएंगे उसके कारण उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो यह भी एक तरह का बल है। और एक बल की यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छी यूज़ किए जाने वाला फॉर्मूला है F=ma, यानी कि बल जब कभी भी किसी वस्तु पे लगता है तो उसके द्रव्यमान में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके त्वरण में मतलब परिवर्तन होता है, यानी कि बल जो है वह द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान ऐसी चीज़ है जो कभी परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन बल जो है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप बल बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा, त्वरण बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर F=ma मैंने लिखा है। F का मतलब फोर्स है, m का मतलब मास है, और a का मतलब एक्सीलरेशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द्रव्यमान कभी भी किसी वस्तु का नहीं बदलता, लेकिन जो भार होता है वह बदल जाता है। तो यहाँ पर जो है कुछ मात्रक जो है बल के, उसे देखते हैं। बल का मात्रक जो होता है दोस्तों, बल के जो है वह मात्रक हैं। यहाँ पर अगर आप SI यूनिट के थ्रू मात्रक निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए, ये है आपका kg, ये है आपका मीटर, और ये है आपका सेकेंड। क्योंकि आप जो है अभी बल की जब यूनिट निकालेंगे तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। कैसे, क्योंकि F= आपने क्या रखा है, m और a रखा है। m मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान की जो यूनिट होती है, मात्रक है, वो kg होता है, और त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी को आप जो है kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है बल का मात्रक। लेकिन ये जो है बल का मात्रक आपने लिखा है, यह आपका जो है MKS पद्धति में है, और इसी को हम कहते हैं न्यूटन, ठीक है। तो MKS पद्धति में बल के जो है मात्रक जो है न्यूटन कहेंगे, या सॉरी ये SI पद्धति कह सकते हैं, ठीक है। SI पद्धति जो है वह MKS पद्धति का ही संशोधित रूप है। ये चीज़ आपको मैंने कल बताई थी जब मैं आपको जो है भौतिक मापन पढ़ा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है MKS पद्धति में जो है आप कह सकते हैं कि ये वाला आपका मात्रक है, क्योंकि MKS का मतलब ही होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यहाँ पर तीनों चीज़ आप देख रहे हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड में जो भी आप मात्रक लिखेंगे वो आपका MKS होगा, और इसी को आप न्यूटन बोल सकते हैं। तो ये इस तरह का क्या है, इसका संशोधित रूप ही है SI मात्रक, ठीक है। तो ये क्या है, SI में जो है MKS का मतलब बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। फिर उसके बाद आप जो है इसको, इसी चीज़ को आप जो है मतलब कि CGS में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। जहाँ पर अपना kg लिखा है वहाँ पर आप ग्राम लिख देंगे, जहाँ पर आपने मीटर लिखा है वहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे, और सेकेंड की जगह पर सेकेंड ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सेंटीमीटर यहाँ पर ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसको हम कहते हैं डाइन, ठीक है। तो ये जो डाइन है ये बल का एक मात्रक है जो कि CGS पद्धति में बल का मात्रक है, ठीक है। इसको हम इस डाइन को जो है हम ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही हम न्यूटन को जो है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से MKS में न्यूटन और जो CGS में है वो डाइन बल का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। बल का मात्रक दे देगा, 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको और कह देगा इसमें से कौन सा बल का मात्रक है, ठीक है। फिजिक्स में ये आपका फिजिक्स का पार्ट है दोस्तों, और फिजिक्स में जो मात्रक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपके BTC में कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, सब इन्हीं में से बनेगा। बस आप इसको क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को याद करते चलिए। अब हम पढ़ेंगे बल के प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होता है बल के प्रभाव, आपने बल को लगाया है तो उसके प्रभावों को भी देख लीजिए। तो किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए निम्न प्रभाव होते हैं। पहला, बल किसी गतिमान वस्तुओं की चाल को बदल सकता है। बल रुकी हुई वस्तुओं को गति में ला सकता है तथा गतिशील वस्तु को रोक सकता है। इतनी ज़्यादा ताकत होती है बल में, ठीक है। बल वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित कर सकता है। जैसे क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी अपने बैट द्वारा बल को लगाकर गेंद को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है, ठीक है, छक्का चौका लगा सकता है।
और बल द्वारा वस्तु का आकार बदल सकता है, जैसे बल लगाकर लोहे का आकार बदला जा सकता है। आपने लोहे के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है बल को लगा करके ही बदली गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर बल के कुछ और भी उदाहरण हैं। तो उदाहरण के स्वरूप बल का प्रभाव आप देख सकते हैं कि उदाहरण 1 में जब हम किसी स्थिर गेंद को हॉकी या फिर छड़ी द्वारा धक्का देते हैं तो क्या होता है, गेंद गतिमान हो जाती है ना। और जब गोलकीपर किसी गोल की ओर जाती हुई फुटबॉल को लपकता है तो वह क्या करता है, गेंद को गोल में जाने से रोकने के लिए बल लगाता है और बल लगाने की गति करते हुए गेंद रुक जाती है तथा बल लगाकर गति करती हुई वस्तु की चाल क्या कर सकता है, कम कर सकता है। यानी कि बल लगा करके वह गेंद को जो है उसमें गोल होने से रोक सकता है ना। तो इस तरह से जो है आप गोलकीपर को देखे होंगे बल अप्लाई करते हुए। और अगला है थर्ड एग्जाम्पल है आपका, साइकिल के पैडल पर जब आप पैर से धक्का देते हैं तो क्या होता है, साइकिल गतिमान हो जाती है, तभी तो आपकी साइकिल चलती है। तो इसी प्रकार आप यह भी पाते हैं कि साइकिल के पैडल में अधिक धक्का देने पर साइकिल की चाल अधिक और कम धक्का देने पर कम हो जाती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है, ठीक है, अथवा किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। खेल के मैदान में हम देखते हैं कि गोलकीपर की ओर आती हुई गेंद पर गोलकीपर धक्का लगाकर उसकी दिशा बदल देता है और खेल के मैदान में बल्लेबाज की ओर गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद पर बल्ले द्वारा बल लगाने की गति की दिशा बदल जाती है। तो बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि 2 ईंटों को उठाते हैं तो एक ईंट की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है और हल्की वस्तु को उठाने में कम, ठीक है। तो यदि आप ईंट को ऊपर की ओर उठाने की बजाय मेज पर धक्का देते हैं तो आप क्या देखेंगे कि ईंट उस दिशा में खसक जाती है और जिस दिशा में आप धक्का दिए हैं अर्थात आपने बल लगाया है, यदि आप किसी और दिशा में ईंट को धकेलेंगे तो बल तो क्या होगा, तो जिस दिशा में बल लगाएंगे वो वस्तु भी उसी दिशा में हो जाएगी, है ना। तो बल में दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए बल क्या है, हमारी एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ईंट है, इस ईंट को आपने खसकाया, ठीक है, और आपने खसकाया तो ये ईंट जो है धीरे धीरे खसकते खसकते यहाँ पहुँच गई। तो इस तरह से जो है ईंट जो है वो आगे की ओर खसकी और उसकी दिशा में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और इसी ईंट को अगर आप जो है इधर से धक्का देंगे, नीचे से ऊपर से धक्का देंगे तो वो नीचे की ओर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वस्तु की दिशा और परिमाण दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तो बल एक तरह की क्या है, सदिश राशि होती है, क्योंकि सदिश राशि का मतलब है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है, जो आपकी मांसपेशियों के द्वारा बल लगाया जाए, यानी कि जिसके द्वारा आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होगा वो बल क्या होगा, पेशीय बल होगा। यानी कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है और हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। पेशियों द्वारा लगाए गए इसी बल को पेशीय बल कहते हैं। और बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी को उठाना, तो किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना या टमाटर को दबाना या नींबू के रस को निचोड़ना, ये सारे जो है पेशीय बल के उदाहरण हैं। आप जो है इससे अपरिचित नहीं होंगे, सारी चीज़ों को आपने कर लिया होगा। ये सारी चीज़ें जो है लगभग इस चीज़ों के बारे में सब जानते हैं कि जो बल आपके द्वारा किया जाता है, आपके हाथों से, आपके शरीर से किया जाता है, ठीक है, वही आपका पेशीय बल होता है। गुरुत्व बल क्या है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, कि पृथ्वी जो है वह पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं और सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है और पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। क्यों खींचती है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र जो है वह सबसे ज़्यादा क्या होता है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो यही कारण है कि जब आप कोई भी चीज़, यहाँ पर पत्थर की बात की है, सिर्फ पत्थर ही नहीं, जो भी चीज़ है अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वह नीचे ज़रूर आएगी, क्योंकि वह जो है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और वह आ करके आपके ज़मीन पर ज़रूर गिरेगी, ठीक है। तो यह ज़मीन पर ही क्यों गिरती है, इसी चीज़ को न्यूटन ने फाइंड किया था, इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो इस तरह से हर एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है।
अगर वह वस्तु आपने ऊपर फेंकी है तो नीचे ज़रूर गिरेगी। तो अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। तो चुंबक जो है लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि किसी चुंबक द्वारा किसी लोहे के पदार्थ को या फिर किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम चुंबकीय बल कहते हैं। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक अथवा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल ही चुंबकीय बल कहलाता है। यानी जो जैसे कि आपने चुंबक को देखा होगा, बचपन में हम सभी चुंबक से बहुत खेलते थे, ठीक है। चीज़ों को रख लेते थे और फिर उसको क्या करते थे, उसको जो है एक चुंबक को रख के दूसरे चुंबक को हिलाते थे और कहते थे देखो यहाँ पर मैजिक हो रहा है। तो ये क्या है, चुंबकीय बल ही है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। अगला आप पढ़ेंगे विद्युतीय बल क्या है। कि आपने देखा होगा कि विद्युतीय बल मतलब कि जो विद्युत के दो कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो प्रोटॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना या फिर विद्युत के कणों के द्वारा चीज़ों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करना ही क्या है, विद्युतीय बल है। या आप कह सकते हैं कि विद्युतीय बल के कारण ही क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो क्या होती हैं, चलती हैं। तो इसे हम कहते हैं विद्युतीय बल। तो यहाँ पर दिया है जैसे कि कागज़ के आप छोटे छोटे टुकड़े लीजिए और उसको आप अपने और एक स्केल ले लीजिए। मान लीजिए आप प्लास्टिक का स्केल ले रहे हैं, उसको आप अपने बालों पे रगड़िए या फिर किसी कागज़ पर रगड़िए और फिर क्या करिए, जो आपने टुकड़े काटे हैं उसको पास में लेके आइए। तो कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होते हैं। तो ऐसा बल जो है वह विद्युतीय बल होता है। यह सिर्फ विद्युतीय बल के कारण ही ऐसा हुआ है। अगला पढ़ेंगे हम घर्षण बल। घर्षण बल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कि घर्षण बल क्या है। घर्षण बल का मतलब है कि आप इसको उदाहरण से समझिए। यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप क्या करते हैं, गिर जाते हैं। कैरम बोर्ड पर अगर पाउडर छिड़कने से गोटी जो होती है वह बहुत तेज फिसलती है और आटा की चक्की पर क्या होते हैं, जो पट्टे हैं वो घिस जाए तो क्या होगा, चक्की गति नहीं करेगी। तो घर्षण बल की मात्रा जो है वह अत्यंत कम होने पर ही ऐसा होता है। तो किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आप सड़क पर चलते हैं, ठीक है। आप सड़कों पर क्यों चल लेते हैं, क्योंकि सड़क जो है वह आपके पैरों पर और सड़क के बीच में एक सापेक्ष गति होती है और यह गति क्या होती है, एक दूसरे का विरोध करती है, जिसके कारण आपके पैर और सड़क इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसे आप घर्षण बल कहते हैं। तो यह जो घर्षण बल है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी दैनिक जीवन में उपयोग होता है। तो चलिए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले घर्षण बल के बारे में समझते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी घरों में जो बाथरूम होते हैं उसमें चिकने फर्श पर रबड़ की चप्पल पहनकर अगर आप चलते हैं तो फिसलकर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल जो है वह कम हो गया है, ठीक है, तभी वहाँ पर ऐसा होता है। और बर्फ़ की सतह जो है वह चिकनी होती है, फलस्वरूप बर्फ़ की सतह पर घर्षण बल क्या होता है, कम होता है और इस पर आप चलकर या फिर दौड़ नहीं सकते हैं। और घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। आपको अगर हम कह दें कि आप जो है वह जो बहुत ही चिकनी फर्श है, ठीक है, उस पर आप पैदल चल के दिखाइए तो आप तुरंत फिसल कर गिर जाएंगे। तो इस तरह जो है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका पैर जो है और आपका ज़मीन जो चिकना हो चुका है उन दोनों के बीच में घर्षण बल बहुत ही कम है, ठीक है। और पेंसिल तथा कागज़ के बीच घर्षण बल के कारण ही आप लिख पाते हैं, नहीं तो आप लिख नहीं सकते। आप एकदम चिकना पेज ले लीजिए तब आप लिख कर दिखाइए, आप नहीं लिख सकते, आपका हाथ तुरंत फिसल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ही वह जलती है। आप देखते होंगे माचिस की तीली तो चिकनी होती है, लेकिन आप माचिस का डिब्बा जो है जिस पे आप तीली को घिसते हैं वह खुरदुरा होता है, तभी वहाँ पर घर्षण बल कार्य करता है और दोनों के रगड़ खाने की वजह से उस तीली में से आग निकलती है। मोटर कार, बस, अन्य वाहनों के पहियों तथा घर्षण बल के मध्य मतलब सड़क के मध्य घर्षण बल लगने के कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है।
और दांतेदार आरी तथा लकड़ी के बीच घर्षण बल के द्वारा ही लकड़ी को काटकर विभिन्न आकृतियां बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दैनिक जीवन में घर्षण बल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनके कारण कुछ हानियां भी। घर्षण बल हमेशा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं घर्षण बल की हानियां। जैसे आपने देखा होगा कि आपका टायर बहुत पुराना हो गया, ठीक है, एकदम चिकना हो गया, और आपकी सड़क मान लीजिए बहुत अच्छी बनी, एकदम चिकनी सड़क है, आप अगर उस पर चलाएंगे तो आपका ब्रेक काम ही नहीं करेगा। आप साइकिल अगर मान लीजिए चला रहे हैं और आपका टायर एकदम चिकना हो गया है, पुराना हो चुका है घिस करके, तो वहाँ पर आपके और सड़क के बीच में जो घर्षण, आपकी साइकिल के टायर और सड़क के बीच में क्या होगा, घर्षण बल नहीं काम करेगा और आप जो है वो अनंत तक चलते चले जाएंगे जब तक आप किसी चीज़ से टकरा कर ना रुके। तो इसीलिए आपके लिए जो घर्षण बल है वह बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे घर्षण बल के कारण वाहनों के पहियों के टायर घिस जाते हैं, जिससे नए टायरों को खरीदने में धन को खर्च करना पड़ता है। क्योंकि अगर घर्षण बल नहीं होगा तो आपका जो जैसे सड़क जो है, ठीक है, टायर आपने देखा होगा कि टायर जो होते हैं वो खुरदुरे ही होते हैं। आपने टायर देखे हैं कैसे होते हैं, गोल से रहते हैं और उसके किनारों पर कुछ ऐसे ऐसे लगे रहते हैं ना। मान लीजिए कि आपका जो है साइकिल का टायर है या फिर आपका मान लीजिए बस का ही टायर है, तो वो टायर जो है वो चिकने नहीं होते हैं, वो खुरदुरे रहते हैं। लेकिन जब बहुत यूज़ होने के बाद वो जब क्या हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, तब उनको बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने नहीं बदला तो वो क्या हो जाएंगे, आपका उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए ये जो है एक तरह की हानि ही है। और दूसरा है कि ज़मीन तथा जूते के बीच घर्षण बल के कारण जूते घिसकर टूट जाते हैं, ठीक है। और घर्षण बल के कारण ही विभिन्न प्रकार की मशीनों के कल पुर्जे जो हैं वो घिसकर टूट जाते हैं, जिससे किसी भी समय भारी खतरा हो सकता है। बड़ी बड़ी मशीनें जो चलती हैं उनके बीच में अगर घर्षण बल जो है वह एकदम कम हो जाए तो कुछ टाइम के बाद जो है वो क्या हो जाएंगी, आपस में फिसलने लगेंगी और उनसे बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। और गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण पेड़ की सूखी डालियों तथा पत्तियों के बीच घर्षण बल के कारण जंगलों में आग लग जाती है। क्योंकि जब दो चीज़ें आपस में टकराएंगी तो उनके कारण क्या होता है, वहाँ पर जो है वो आग निकलती है, ठीक है। तो वहाँ पर ऊष्मा निकलती है जिसके कारण जंगलों में आग लग जाती है। तो यहाँ पर क्या है, घर्षण बल को अधिक करने के भी उपाय हैं। कैसे कर सकते हैं, पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं, आपने देखे हैं जैसे कि, ठीक है। क्योंकि ये खांचे सड़क की सतह तथा वाहनों के टायर के मध्य में घर्षण बल को बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन जो है वह नहीं फिसलता। और चक्की के पहिए, जो आटे की चक्की है, उनके पहिए और पट्टी के बीच में घर्षण बल को बढ़ाने के लिए आप देखे होंगे चिपचिपा तरल पदार्थ जो है उसको काम में लाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्नेहक का प्रयोग क्यों करते हैं कि कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, घर्षण बल को कम भी करना पड़ता है। तो आप वहाँ पर घर्षण बल को कम कैसे कर सकते हैं, चीज़ों के बीच में जो है वहाँ पर स्नेहक लगा सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए दरवाज़ा है, ठीक है, वो दरवाज़ा आप कभी कभी देखते होंगे कि जो है अजीब सा खुलता है, ठीक है, डरावनी आवाज़ के साथ। वहाँ पर आप क्या करिए, जिस जगह पर आपका जोड़ है दरवाजे का, वहाँ पर आप जो है कोई भी सरसों का तेल या फिर मिट्टी का तेल जो है, केरोसिन वगैरह डाल दीजिए। तो वहाँ पर जो घर्षण बल है वह क्या हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा और वहाँ पर जो चीज़ें हैं आपस में चिकनी हो जाएंगी और फिर वहाँ पर क्या होगा, इस तरह की भयानक आवाज़ें नहीं निकलेंगी। तो घर्षण बल को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो घर्षण बल को कम करने के क्या उपाय हैं, मशीनों के कल पुर्जों को घिसने और टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल या फिर ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। मछली एवं चिड़ियों के शरीर की आकृति ऐसी क्यों होती है, यह एक विशेष नुकीली आकृति होने से इसमें वायु एवं जल द्वारा घर्षण बल कम होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मछलियाँ जो होती, अगर वो क्या होती, ऐसे चौड़ी चौड़ी होती और जल के बीच में ऐसे चलती तो उनके बीच में हमेशा घर्षण बल लगता रहता, तो उनको दिक्कत होती। लेकिन मछलियों की शरीर की आकृति कुछ ऐसी होती है तो उनका सिर्फ केवल एक कुछ ही पोर्शन जो है वो वाटर में हमेशा जो है वो घिसता है, बाकी पोर्शन जो है वह उठा रहता है। तो इसलिए वो आसानी से जल में रह सकती हैं और पानी को चीरते हुए तैर सकती हैं। इसी प्रकार वायुयानों एवं नावों का निर्माण करने में ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वायुयान और जो नाव होते हैं इनकी आकृतियाँ जो होती हैं वह मछलियों के जैसी ही रखी जाती है। क्योंकि मछलियों की जो शरीर होती है वह चौड़ी नहीं होती बल्कि कुछ धारा रेखित होती है।
तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मोशन के बारे में, यानी कि गति के बारे में। गति क्या है दोस्तों? गति का मतलब मोशन, इंग्लिश में इसको मोशन कहते हैं। तो जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ परिवर्तित होता है तो उसे गति कहते हैं। या यदि किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष लगातार परिवर्तन होता रहता है तो वह वस्तु के गति की अवस्था में कही जाती है। तो मतलब कहा जाता है कि वह वस्तु क्या है? गति की अवस्था में है, ठीक है। और मतलब कि सापेक्ष, मतलब एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो कहते हैं वह गति की अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या है? कुछ गति है। गति का मतलब क्या है? गति का मतलब यही है कि वस्तु जो है वह विरामावस्था से मतलब गतिमान अवस्था में हो जाए या गतिमान से विरामावस्था में। तो बल लगाने पर ही गति होती है, ठीक है। गति के कुछ प्रकार है यहाँ पर, तो हम एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। गति के कई प्रकार हो सकते हैं। सरल रेखीय गति हो सकती है, यादृक्ष गति हो सकती है, वृत्ताकार गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति, बहुत सारी गतियाँ होती हैं। तो एक एक गतियों को पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे सरल रेखीय गति तो यह क्या होता है कि सरल रेखा में होने वाली गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी सीधी सड़क पर जा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप अगर सीधी सड़क पर जा रहे हैं तो एक तरह की सरल रेखीय गति है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी मान लीजिए कि आप जो है लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो एक तरह की सरल रेखीय गति है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो भी मार्च पास्ट देखते होंगे, ठीक है, जैसे कि जो सैनिक हैं वो एकदम सीधे सीधे चलते हैं सड़कों पर, तो ये एक तरह की सरल रेखीय गति है। तो जो सीधी रेखा में गतियाँ होती हैं वो सरल रेखीय गति है। इसे हम सिंपल लीनियर मोशन कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर यादृक्ष गति, यानी कि रैंडम मोशन क्या होता है कि इस गति को अक्रमित या अनियमित गति भी कहते हैं। यानी कि अनिश्चित पथ और तितली में मतलब और दिशा में वस्तुओं की गति को अनिश्चित गति कहते हैं। यानी कि मधुमक्खी और तितली आदि जो हैं ये अनिश्चित गति के ही उदाहरण हैं। आपने देखा होगा तितली कभी ऐसे उड़ेगी, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, फिर वापस वैसे, कभी ऐसे। क्या उसकी कोई निश्चित दिशा होती है? ऐसा नहीं है। उसने जहाँ पर फूल देखा बस वहीं पर वो पहुँच गई। तो इस तरह से तितलियों की गति, मधुमक्खियों की गति क्या है? एक तरह की यादृक्ष गति है, यानी कि रैंडम मोशन है जो कि अनिश्चित होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु मतलब किसी केंद्र यानी या बिंदु के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करता है तो वृत्ताकार गति कहलाता है, जिसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कोल्हू के बैल की गति या फिर साइकिल की धुरी की गति या फिर पहिए की गति, ये क्या होती है? एक वृत्तीय पथ पर चलती है। कोल्हू का बैल क्या करता है? बीच में कोल्हू है और उसके किनारे बैल चलते हैं, गोल 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 उसी वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं, ठीक है। और वो अपनी दिशा का परिवर्तन भी नहीं करते, बस उसी के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो वो अपनी दिशा को बार बार रिपीट करते हैं, तो मतलब कि उसी पे बार बार आते हैं। तो इस प्रकार की गति जो है वह वृत्तीय गति है। तो इसको हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। अब हम पढ़ेंगे ऑसिलेटिंग मोशन। सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटिंग मोशन में अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि आवर्ती गति को हम दोलन गति कहते हैं, और दोलन गति वह गति है जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है, जैसे कि झूले की गति। थोड़ा आप अंतर समझिए कि वृत्तीय गति जो होती है वो गोल गोल होती है, ठीक है, वो एक गोलाकार पथ पर होती है। लेकिन आवर्ती गति जो है वो गोल नहीं होती, बल्कि वो ऐसी गति है जो एक निश्चित के समय के बाद दोहराई जाती है। जैसे ऐसे गए फिर वैसे गए, फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, इधर गए वापस उसी जगह पे आ गए, फिर इधर से गए फिर वापस उसी जगह पे आ गए। तो इस तरह की जो गति है वो एक निश्चित समय के बाद क्या होती है? रिपीट होती है। तो इस तरह से आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जो आपकी वृत्तीय गति है वह एक तरह की आवर्ती गति हो सकती है, लेकिन आपकी आवर्ती गति जो है वो वृत्तीय गति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आवर्ती गति जो है वो गोलाकार नहीं होती है, ठीक। तो जैसे झूले की गति है, झूला आपने झूला होगा, ऐसे ऐसे घूमते हैं फिर ऐसे आते हैं, ऐसे घूमते हैं फिर ऐसे आते हैं। या फिर आप कह सकते हैं किसी पेंडुलम की गति, या आप कह सकते हैं कि जो आपकी वो वाली घड़ी होती है पेंडुलम वाली घड़ी, जिसमें एक नीचे ऐसे ही यहाँ पर गोला लगा होता है, वो ऐसे ऐसे ही क्या करता है? मूव करता है। तो इस प्रकार की गति क्या है? ऑसिलेटिंग मोशन है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी गति है वो आवर्ती गति है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रोटेशन मोशन, यानी घूर्णन गति क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु से इसकी दूरी सदैव समान रहती है और इसको घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी की गति आपको जो है वह घूर्णन गति ही है, ठीक है। पृथ्वी की जो गति है वो रोटेशन मोशन है, वो अपने चारों ओर रोटेट करती रहती है। तो इस तरह की गति क्या है? घूर्णन गति है।
तो तीनों में थोड़ा सा बस अंतर है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे पृथ्वी की गति है घूर्णन गति, झूले की गति आवर्ती गति, और किसी जैसे कि कोल्हू के बैल की गति जो है ये एक तरह की क्या है आपकी वृत्तीय गति है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या होता है दोस्तों कि ऋजु रेखा में गतिमान किसी पिंड के वेग, चली गई दूरी तथा त्वरण के पारंपरिक संबंधों को 3 समीकरणों द्वारा व्यक्त करते हैं। इन्हें जो है गति के समीकरण कहते हैं। तो गति के समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका डेरिवेशन जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप जो है इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पहला समीकरण है क्या, यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर u का मतलब है प्रारंभिक वेग और a का मतलब है पिंड का त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, और t का मतलब है समय का अंतराल यानी समय, और ये जो v है इसका मतलब होता है वेग, और s का मतलब होता है दूरी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में आप जो है इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपके गति के तीनों समीकरण हैं। अब हम पढ़ेंगे गति के नियम। दोस्तों एक चीज़ आपको बता देते हैं कि गति के समीकरण जो है वह अलग चीज़ है। ठीक है, गति के जो नियम है वो अलग है। तो यहाँ पर हम जो है गति के अब नियम को, लॉज को पढ़ेंगे कि क्या क्या गति के नियम होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे गति के 3 समीकरण हैं वैसे ही गति के 3 नियम होते हैं। तो पहला नियम है जिसे हम गति का प्रथम समीकरण कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और वह यदि सरल रेखा में है, सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार ही चलेगी। यानी कि अगर वो एक मान लीजिए कि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जो है किसी कार को चला रहे हैं और कार को चलाते हुए अगर आप जा रहे हैं कहीं, तो अगर आपको गति का प्रथम समीकरण ही मतलब मान लीजिए वहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर जो कार है आपकी अनंत तक चलती चली जाती। तो जब आप ब्रेक लगाएंगे तो वो आपकी विरामावस्था में आएगी, यानी कि आपने ब्रेक क्या है एक तरह का बल लगाया है। तो जब तक आप बल नहीं लगाएंगे तब तक वस्तु जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वस्तु यहाँ पर क्या बन जाती है, जड़त्व बन जाती है। जड़त्व का मतलब है कि जड़ की तरह हिलती ही नहीं है, यानी कि अगर वो फिक्स है तो फिक्स ही रहेगी, चलती है तो चलती ही रहेगी। ठीक है, तो अगर वस्तु को अपनी स्थिति में परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमें उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो इसी के कारण गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इस नियम को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, इसीलिए इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और जैसे कि आप इसका उदाहरण यहाँ पर समझिए कि एक पुस्तक मेज पर रखी है तो वह पुस्तक क्या है, रखी ही रहेगी जब तक कि आप उसको उठाने के लिए अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। तो यह है गति का प्रथम नियम। अब हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको जो है बल की भी परिभाषा मिल जाएगी। तो इसके अनुसार क्या है, किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाया गया F है तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण जो है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि बल जो है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं गति का द्वितीय नियम। यहाँ पर आप जब प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म जुड़ता है, जहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 रखी जाएगी। तो ऐसे ही आप जो है इसकी आदर्श परिभाषा कैसे निकालेंगे दोस्तों, किसी भी चीज़ की अगर आपको परिभाषा निकालनी है तो उस चीज़ की वैल्यू को आप हर बार 1 करते जाइए तो उसमें आदर्श परिभाषा निकल जाएगी। अगर आपने जो है द्रव्यमान को 1 kg ले लिया, ठीक है, और त्वरण को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लिया, और जो बल है वह क्या होगा, आपका 1 न्यूटन मिलेगा। तो इस तरह के जो भी मान होंगे वो आपका 1 न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकांक बल एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न कर सकता है, यानी कि F बराबर ma से F की वैल्यू जो होगी वो 1 प्राप्त होगी, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर फोर्स आप लगा सकते हैं, और ये जो है आपका गति का द्वितीय समीकरण यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ
यहाँ पर क्या है, गति का द्वितीय समीकरण है। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि आपका जो है दो पिंड है जिसका द्रव्यमान जो है m है, दोनों का ही, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस पर आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो ये वस्तु जो है यहाँ से खसक करके यहाँ पे पहुँच गई, तो इसके कारण उसके त्वरण में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इस कारण जो परिवर्तन हुआ है आप लिख सकते हैं कि F फोर्स अप्लाई करने पर ही उसमें परिवर्तन हुआ, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यह गति का द्वितीय नियम है। तो अगर मान लीजिए कि आपका फोर्स भी 0 है और आपका त्वरण भी 0 है, अर्थात यदि वस्तु पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाएंगे और तो वस्तु के त्वरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः न्यूटन का प्रथम नियम जो है वह द्वितीय नियम का ही एक रूप है, क्योंकि जब तक वस्तु पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाएंगे, वैसे ही प्रथम नियम में भी था कि जब तक बाह्य बल अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, वैसे यहाँ पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो उसमें कोई भी त्वरण भी नहीं उत्पन्न होगा। अब हम पढ़ेंगे गति का तृतीय समीकरण, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया उसकी बराबर अथवा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी अगर आपने किसी दीवार पर टक्कर मारी है तो आपको हाथ में चोट क्यों लग रही है, क्योंकि वह दीवार जो है आपको प्रतिक्रिया देती है, इसी कारण आपको हाथ पे चोट लग जाती है। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि ये जो F बराबर AB था, यहाँ पर जैसे ही आपने फोर्स लगाया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो आपको विपरीत दिशा में बल वापस प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जो है आप माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि ये विपरीत दिशा में लगने वाला फोर्स है, इसीलिए ये क्या है, एक तरह का माइनस फोर्स होता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण है जैसे कि घोड़ा गाड़ी खींचते समय अपने पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है। जो घोड़ा है ना, यानी हॉर्स, अगर जब गाड़ी को खींचता है तो अपनी पिछली वाले टांगों से उसको क्या करता है, पीछे की ओर दबाता जाता है, जिससे प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी पर आगे की ओर बल लगता है और वह गाड़ी जो है आगे बढ़ जाती है। और ऐसे ही जो तैराक होते हैं वह भी तैरते हैं। तैराक पानी पर तैरते समय आप देखे होंगे अपने पैरों को पीछे की ओर धकेलते हैं, तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पानी जो है वह तैराक को आगे की ओर ढकेलती है। वह पीछे देंगे तो उसको आगे की ओर ढकेलेगा। अतः स्पष्ट है कि तैराक जो है जितनी तेजी से पानी को पीछे की ओर ढकेलेगा वो उतनी ही तेजी से आगे की ओर बढ़ सकता है। ऐसे ही मछलियाँ वगैरह भी पानी में तैरती हैं, क्योंकि उनमें भी क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों चाल के बारे में, यानी स्पीड क्या होती है। चाल जैसे आपको पता है, बचपन में भी पढ़ते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आप हमेशा पढ़े होंगे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका दूरी है, ये आप समय भी 1 कर दीजिए और दूरी भी 1 कर दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी जो है, एकांक समय में एकांक दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि दोनों की वैल्यू अगर आप 1 1 रख देंगे तो एकांक समय हो जाएगा और एकांक दूरी हो जाएगी, और इसे हम चाल कहते हैं। और ये जो चाल है दोस्तों, ये आपकी अगर एमकेएस पद्धति में परिभाषा तो मतलब यूनिट निकालेंगे तो मीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन यही आपको अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा। तो चाल की जो मतलब कि जो यूनिट होती है वो किलोमीटर प्रति घंटे में भी हो सकती है और मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकती है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी वो जाकर मीटर प्रति सेकंड में बदलेगी। तो कैसे बदलेगा 5/18? देखिए, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में जो होता है आपका 60 मिनट है, और इस मिनट को सेकंड में करेंगे तो फिर से 60 में गुणा करेंगे तो 60 × 60 यानी 3600 सेकंड हो जाएगा। तो इसको जब आप बटे में लेंगे तो जब ये आपको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका हो गया ये 10/36 यानी कि 5/18। तो इस तरह से 5/18 क्या है आपका जो है मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। यानी कि आप अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और चाल का जो है एसआई मात्रक जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त कर सकते हैं और मीटर प्रति सेकंड में भी होता है। तो अब चाल के हम प्रकार के बारे में बात करें तो चाल जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं। एक समान चाल क्या होता है कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तब वस्तु की चाल एक समान चाल कही जाती है। असमान चाल का मतलब है कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान समयांतर में मतलब कि समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वह वस्तु की असमान चाल कही जाती है।
औसत चाल क्या होती है कि यदि कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरियां तय करती है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी को यात्रा में कुल समय से भाग करके उसकी औसत चाल को ज्ञात करते हैं। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो जैसे औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल समय होगा, तो आपका औसत चाल जो है वह ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मैंने मतलब कि समझाने के लिए दिया है चाल से रिलेटेड। मान लीजिए कि कोई एक रेलगाड़ी है, वो 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है, तो गाड़ी की आपको चाल ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपका क्या दिया है, दोनों अलग अलग यूनिट है। ये अगर किलोमीटर में दिया है तो इसको घंटे में देना चाहिए था, और अगर मिनट में तो आपका भी होता नहीं है, ये अगर सेकंड में था तो इसको मीटर में देना चाहिए था। तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको जो है हम मीटर प्रति सेकंड में चाल को ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है ना कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, है ना। यानी कि दूरी क्या है यहाँ पर दोस्तों, आपकी जो दूरी है वो आपका दिया है 2 किलोमीटर, और समय कितना दिया है आपका 10 मिनट। तो आपका किलोमीटर में दिया है, इसको मीटर में बदलने के लिए आप 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और मिनट से सेकंड में जाने के लिए आप इसको 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे ही 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा यहाँ पर आपका 20/6, ये भी आपका कट जाएगा तो 10/3। 10/3 आपका क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। तो इस तरह से जो है आप इस 10/3 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/3 है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 10 का, तो ये आपका 3 बार जाएगा, फिर 3, तो 3.333 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसने इतना लंबा चौड़ा किया है, इस तरह से आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, और फिर उसके बाद चाल बराबर दूरी बटे समय वाले सूत्र में रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला पॉइंट है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग क्या होता है। तो यदि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु है आपका एकांक समय है, ठीक है, एकांक समय का मतलब है कि टी, ठीक है। एकांक समय में उसमें जो भी विस्थापन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वेग एक तरह का चाल है, ठीक है। लेकिन जो वेग है, वेग आपका जो है वो आपका सदिश राशि है, जबकि चाल आपकी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो वेग बराबर भी क्या होता है कि विस्थापन बटे समय होता है, जबकि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस तरह से वेग और चाल दोनों का जो मात्रक है वो सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड इसका भी है और इसका भी है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल होता है। अब हम अगला, यहाँ पर आपने एक चीज समझी, विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करते हैं तो हमें उस वस्तु का विस्थापन प्राप्त होता है। यानी कि अगर विस्थापन कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप जो है, आपको जो है अपने घर से मार्केट जाना है, ठीक है। तो आप अपने घर से लेके मार्केट गए, तो प्रारंभिक दूरी आपका क्या है, आपका घर है, और अंतिम जो है आपका मार्केट है। तो इनके बीच में जो भी अंतर है वही आपकी जो बीच की कम से कम दूरी, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे भी जा सकते थे, और आपको किसी आपको जो है ऐसे जाना है, तो ऐसे भी जा सकते थे, और ऐसे भी 3 गलियां हैं, लेकिन ये वाला सबसे कम रास्ता निकल रहा है, ठीक है। तो इस वाले को हम शॉर्टकट कहेंगे। जो शॉर्टकट होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वह क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच का शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो इस तरह से विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समयांतराल। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल है। तो यहाँ से आप जब विस्थापन निकालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे, एक से गुणा हो जाएगा। तो जैसे आप करेंगे तो विस्थापन बराबर वेग गुणे समयांतराल हो जाएगा। तो विस्थापन का जो यूनिट होता है वह मीटर होता है। कैसे मीटर आया, क्योंकि वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, और समयांतराल का तो सेकेंड होता ही है, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और मीटर आ जाएगा। तो इसका मात्रक मीटर होता है। अगला आपका यहाँ पर लास्ट पॉइंट है एक्सीलरेशन, जिसे हम त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है दोस्तों, कि यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में कोई होने वाली वृद्धि या वेग परिवर्तन की धनात्मक दर हो तो उसे हम त्वरण कहते हैं। यहाँ पर धनात्मक इसलिए कहा गया क्योंकि त्वरण का जो है जब ऋणात्मक हो जाएगा तो वो त्वरण ना होकर के मंदन हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी कार है, ठीक है, बहुत तेज़ी से स्पीड में जा रही है, तो उसको आपको पता है कि उसके वेग में परिवर्तन होता जाएगा, हर सेकेंड परिवर्तन होगा। तो जो वेग में
प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन है उसी को हम कहते हैं क्या, त्वरण। ठीक है, तो इस तरह से आप त्वरण की जो है यहाँ से परिभाषा निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू एकांक रख दीजिए, तो एकांक समय में वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकालेंगे, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, और आपका गुणे में भी सेकेंड हो जाएगा क्योंकि 1/सेकेंड हो जाएगा, बटे सी है, तो यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगी, त्वरण की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप त्वरण की यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि त्वरण क्या होता है। त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, और वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है, और चाल क्या होती है, दूरी में परिवर्तन की दर होती है। तो इस तरह से तीनों चीज़ों को आप समझ गए होंगे, और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा ही लगा होगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है दोबारा वीडियो को भी देख सकते हैं, और इसके नोट्स को आप जो है पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, तो जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।